क्या कारण है कि पहाड़ों में खाना पकाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है? चीखता चालीसा, प्रचंड पचासा, दहाड़ता साठा, ये नाम दिए जाते हैं इनको। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में होगा। सिर्फ याद रखना, हवा सीधी नहीं चलती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं हमेशा राइट डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं हमेशा लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सत सैयद के दोहरे ज्यों नायक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। 7 लाख लड़का बैठा है, तैयारी कर रहा है एनडीए की खड़गवासला जाने के लिए। तुम कहां खो जाओगे भीड़ में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जय हिंद कैडेट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रेशर बेल्ट एंड विंड्स, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीडीएस हो या एनडीए हो या और भी बहुत सारे जितने भी स्टेट आपके यूपीएससी एग्जाम होते हैं, स्टेट और नेशनल लेवल के, जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह हो गया, इवन यूपीएससी आईएएस एग्जाम भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से उठते हैं। तो इसलिए बहुत फोकस करना, बहुत ध्यान से पढ़ना। रिवीजन क्लास है, फिर से मैंने बता दिया, वन शॉट में कवर करेंगे इसको अपन। और बीच में अगर किसी को कोई डाउट होता है तो यू कैन जस्ट इजीली रेज योर हैंड, और साथ ही साथ मैं भी आप लोगों से अब क्वेश्चंस पूछूंगा। सो रेडी रहना, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यू गॉट इट? तो देखते हैं भैया आज के लेक्चर में हमें क्या क्या कवर करना है। आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके अलावा विंड और उसके फंक्शंस, परमानेंट विंड और सीजनल विंड। ये 2 तरह की विंड्स कवर करेंगे। वैसे विंड 3 तरह की होती हैं, इसमें एक तीसरी और विंड होती है, विंड कैटेगरी होती है जिसको हम लोकल विंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं सिर्फ परमानेंट विंड और सीजनल विंड ही कवर करूंगा। क्लियर है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो कुछ देर के लिए खाना पानी सब भूल जाओ और इधर फोकस करो, बिल्कुल ठीक है। तो 4 से 8 नंबर पक्के हैं आज के इस लेक्चर में। विंड के बारे में देखते हैं कि ये विंड है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। अच्छा, आप लोगों में से कौन बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड? कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। आप लोगों में से कौन बता सकता है कि वायु में और पवन में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर। खड़े हो जाओ। यस, बताओ बेटा। वायु सर रुकी हुई होती है और पवन गतिमान होती है। अच्छा, वायु रुकी हुई है और पवन, बिल्कुल सही। वायु किसे कहेंगे? जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। वायु क्या एक कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन अगर उस वायु में, उस एयर में काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो चल रही है, तो उसे हम कहेंगे विंड, पवन। यानी कि चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। अगर एयर में मूवमेंट है तब वो विंड कहलाती है। यू गॉट इट? वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए देखते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है या ये एयर प्रेशर क्या है। तो देखो कितनी सारी हवा मौजूद है, कितनी सारी हवा मौजूद है। आप एटमॉस्फेयर में देखिए, एटमॉस्फेयर मतलब धरती को चारों तरफ से हवा नहीं तो ढक रखा है, घेर रखा है, एक एनवलप की तरह, एक लिहाफ की तरह, एक चादर की तरह। अब वो हवा धरती के सरफेस में वजन भी तो लगा रही है ना, क्योंकि धरती एटमॉस्फेयर को खींच रही है अपने तरफ, धरती में ग्रेविटी है, और उसके वजह से हवा जो सतह में फोर्स लगा रही है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जैसे एक हम विंड कॉलम मान लेते हैं, एक हमने एक पर्टिकुलर जगह ऐसे डिसाइड कर ली, ये एक हिस्सा। अब इसके ऊपर देखो कितनी हवा रखी हुई है। अब देखो एटमॉस्फेयर को अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो वैसे तो माना जाता है कि 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन इफेक्टिवली अगर हम देखें तो 600,000 किलोमीटर के आसपास तक इफेक्टिव एनवायरनमेंट, इफेक्टिव एटमॉस्फेयर फील होता है हमें, ठीक है। अब सुनना जरा, अब मेरे सिर में कितनी हवा रखी हुई है बताओ। मेरे सिर में बहुत सारी हवा रखी हुई, तो वो हवा मेरे सिर में दबाव लगा रही है, इसको बोलते हैं हम एयर कॉलम, ठीक है। इसका मतलब है कि धरती के किसी एक हिस्से में हवा जो दबाव लगा रही है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर एरिया की हवा दबाव लगा रही है उसको हम बोलेंगे एयर कॉलम। और वो एयर कॉलम जितना दबाव लगा रहा है पर स्क्वायर सेंटीमीटर, उसे ही हम बोलते हैं, पर यूनिट, उसे ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब या वायु दाब। तो कुल मिला के क्या है? अ कॉलम ऑफ एयर एक्सर्ट वेट ऑन द अर्थ सरफेस। हवा का जो कॉलम है वो धरती के सतह में जो वेट लगा रहा है, जो दबाव लगा रहा है, उसे ही हम एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बात क्लियर है? और ये प्रेशर कहां लग रहा है और हम इसको मेजर कैसे करेंगे? पर यूनिट एरिया के हिसाब से। या तो हम 1 स्क्वायर फीट का हिस्सा ले लें, या हम 1
स्क्वायर इंच ले लें, ठीक है, या हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, तो वो उसमें जितना दबाव लग रहा है उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? उसे हम कह देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ उठते जाओगे ऐसे ऐसे तो एयर कॉलम छोटा होगा, छोटा होगा कि नहीं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा कम। इसका मतलब यह है कि पहाड़ों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जमीन मैदानी इलाकों के कंपेयर में कैसा होता है? कम होता है। तो वहां पर दो इफेक्टिव चीजें होती हैं। आपको इतने ही एयर प्रेशर में रहने की आदत है, आपको इतने ही ऑक्सीजन लेवल में रहने की आदत है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पहाड़ों में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कम, आपको घबराहट महसूस होगी, आपके शरीर को कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहने की आदत नहीं है। और दूसरा तो एक तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि पहाड़ों में खाना पकाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है? उसके पीछे का रीजन ये है कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास पतीले में एक पानी है, ठीक है, पानी रखा है। तो देखो थॉट एक्सपेरिमेंट करना, जब भी मैं कुछ भी एग्जांपल दूं अपने दिमाग में उसका वीडियो चलाना, आप लोग वीडियो चलना चाहिए, ठीक है, इमेजिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी। पतीले में हमने पानी लेके रखा है, ठीक है, जमीन में, मैदानी इलाके में, और हम पानी को गर्म कर रहे हैं, हम पानी के मॉलिक्यूल को हीट दे रहे हैं। अब पानी का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? हीट ले रहा है, हीट ले रहा है, हीट ले रहा है, हीट ले रहा है, और वो क्या करना चाहता है? वो भागना चाहता है ऊपर, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। जिस दिन उसको उसको हमको क्या बोलते हैं, जिस टाइम उसको उतनी हीट मिल जाएगी कि वो अपनी स्टेट चेंज कर सके, ठीक है, तो वो उसी दौरान ऐसे जंप करके निकल जाएगा ऊपर, अपनी स्टेट चेंज कर देगा। पानी लिक्विड से किस में बन जाएगा? गैस में बन जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पानी के मॉलिक्यूल को ऊपर जाने नहीं देना चाहता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको क्या दबाव लगा रहा है? उस पानी के सरफेस में क्या लगा रहा है? दबाव, धक्का दे रहा है। हीट उसको ऊपर को भगा रही है, प्रेशर उसको नीचे दबा रहा है। इसीलिए मैदानी इलाकों में अक्सर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है। समझ गए? जैसे ही हम पानी को पहाड़ में लेके गए, काफी ज्यादा ऊंचाई में लेके गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कम, यानी अब एटमॉस्फेयर पानी के मॉलिक्यूल में उतना दबाव नहीं डाल रहा है। तो पानी 100 डिग्री तक पहुंचने के पहले ही भाप बन के उड़ जाएगा। पानी 95-96 में ही भाप बन के उड़ जाएगा। और दाल पकती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो दाल पतीले में ज्यों की त्यों पड़ी रह जाएगी। पतीले के पानी का टेम्परेचर 100 पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे ही 96-95 पहुंचेगा, पानी उड़ गया और दाल नहीं पकेगी। इसलिए पहाड़ों में दाल आसानी से नहीं गलती है। यू गॉट इट? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है? कम है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश। अब हम इसे मेजर कैसे करेंगे? इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट अक्सर हम लोग कॉमनली जो यूज होती है वो क्या है? मिली बार। वैसे अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो हम पास्कल कह देते हैं ना, अक्सर पास्कल भी हो जाती है, लेकिन जो कॉमनली यूज होती है, क्योंकि पास्कल मतलब अगर देखा जाए उसकी तो जो उसका रेंज है वो काफी ज्यादा है, तो छोटे से छोटे हिस्से को भी अगर हमें कवर करना है तो हम क्या करते हैं? मिली बार को कंसीडर कर लेते हैं। कॉमनली यही यूज होता है पूरी दुनिया में, मिली बार। तो एक मिली बार क्या है? एक मिली बार है कि एक फोर्स जो हवा लगा रही है 1 ग्राम की, फोर्स की यूनिट क्या? फोर्स का मतलब मात्रा कितनी है? 1 ग्राम। और वो 1 ग्राम की फोर्स अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया में लग रही है तो उसे हम कहेंगे 1 मिली बार। समझ गए कि नहीं? अब बार यूनिट है, मिली बार छोटी यूनिट है बार से, तो बार का मतलब क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने की एक यूनिट। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बार को मेजर करता है, किसको मेजर करता है? बार को, उसका नाम है बैरोमीटर। क्या कहते हैं इसको हम? बैरोमीटर या बारोमीटर। ये है बारोमीटर या बैरोमीटर। यू गॉट इट? चलो, तो कितनी चीजें पता चली कि एयर कॉलम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जितना दबाव डालेगा, हवा जितना दबाव डालेगी, वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके अलावा दूसरी चीज हमें पता चली कि जैसे हम सरफेस के ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और पता चली कि जो कॉमन यूनिट है वो है मिली बार। और एक और चीज हमें पता चली वो ये है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। अब याद रखना, बैरोमीटर की 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, समझ रहे हो ना? अभी सरफेस में बता दे रहा हूं।
बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक से नीचे गिरे, बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक से नीचे गिरे, इसका मतलब है आंधी तूफान आने वाला है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे 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 नीचे गिरे, कैसे? बैरोमीटर की रीडिंग धीरे 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 नीचे गिरे, इसका मतलब बारिश आने की संभावना है। और बैरोमीटर की रीडिंग अगर ऊपर बढ़ रही है, उठ रही है, चाहे धीरे धीरे चाहे तेज, इसका मतलब है मौसम साफ होने वाला है। यू गॉट इट? तो ये 3 कंडीशन होती हैं बैरोमीटर की। चलिए आगे देखते हैं। अब एयर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर हैं। यानी प्रेशर कहां कितना ज्यादा है कितना कम है, समझ गए ना? ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? एक तो थर्मल फैक्टर्स और दूसरे डायनेमिक फैक्टर। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, यानी प्रेशर को कम करने में या प्रेशर को ज्यादा करने में हीट का बहुत बड़ा रोल है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि थर्मल फैक्टर्स यानी हीट का प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डायनेमिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं और उसका प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं थर्मल फैक्टर। अब ध्यान से सुनना, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। रेडी हो? ठीक है, ये है पॉइंट ए, ठीक है। यहां टेम्परेचर है हाई, टेम्परेचर क्या है प्यारे बच्चों? हाई। तो ए के ऊपर जो हवा है वो गर्म होगी, होगी कि नहीं? गर्म होगी तो फैलेगी, फैलेगी तो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। तो ए की जो हवा है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगी। बोलो बात क्लियर है? बढ़िया। अब ये बताओ जरा, जब यहां की हवा ऊपर चली गई तो यहां हवा कम हो गई। जब हवा यहां कम हो गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर क्या हो गया? लो हो गया। नहीं समझे? अरे हवा अगर कम हो गई तो प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। वहीं ये एक पॉइंट है जिसका नाम हमने रख दिया बी, पॉइंट बी। यहां का टेम्परेचर लो है, यानी ये ठंडा है। हवा जब ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो भारी होगी, और भारी होगी तो नीचे जाएगी। तो देखो ऊपर की हवा धीरे 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 यहां पर कहां जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है बैक बेंचर्स, चेस्ट अप, चिन अप। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? शाबाश। तो अब देखना जरा, यहां पर हवा बढ़ गई कि नहीं? जब यहां हवा बढ़ गई तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब सुनना जरा ध्यान से, हवा ज्यादा कहां है, बी में या ए में? हवा ज्यादा कहां है? बी में। हवा कम कहां है? ए में। और हमेशा हवा ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। भाई जिधर ज्यादा है वो देगा ना। जैसे तुमने कभी देखा, जैसे अंबानी के पास बहुत पैसा है तो अंबानी भीख देगा कि लेगा? देगा। जिसके पास ज्यादा पैसा वो देगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो लेगा। जिसके पास पैसा कम है, इसके पास हवा कम है, तो ये हवा यहां से उधार मांगेगा, भैया थोड़ा सा हवा दे दो हमें। कहेगा ठीक है हम हवा दिए दे रहे हैं। तो ये यहां से हवा चलने लगेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? तो हमें 2 कॉन्सेप्ट पता चले। पहला कॉन्सेप्ट क्या? कि अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। इसका मतलब है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए? एटमॉस्फेरिक दाब वायु दाब तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कोई डाउट? दूसरी चीज हमें यह पता चली कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ ही चलती है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। अब सुनना जरा भैया ध्यान से, यहां पर हवा ऊपर आई, ऊपर जैसी हवा जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घट रहा है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा अचानक से, हवा अचानक से एक्सपेंड करेगी। अब यहां पर एक रूल और आ गया। एक तो टेम्परेचर की वजह से अगर एक्सपेंड करे वो अलग केस है, समझे? और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक्सपेंड करे वो एक अलग फैक्टर है। और आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब कोई वस्तु अचानक से, जब कोई चीज अचानक से एक्सपेंड करती है, जब कोई गैस अचानक से एक्सपेंड करती है तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। नहीं समझे? बढ़िया। तो यहां पर हवा पहुंच गई तो यहां पर प्रेशर हाई हो गया ना।
और यहां की हवा नीचे चलेगी तो यहां प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया ना। तो अब हवा ऐसे ऐसे चलेगी, लेकिन ऊपर चलने के दौरान हवा अचानक से एक्सपेंड करती है लो प्रेशर होने की वजह से, और ठंडी होकर नीचे डिसेंडेंट नीचे गिरने लगती है। और इस तरीके से हवा इस मूवमेंट में चलेगी, और इसे ही हम कह देते हैं विंड सेल। क्या कह देते हैं? विंड सेल। यानी हवा कभी भी सीधे नहीं चलती, ऐसे सर्कुलर वे में चलेगी हवा। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। चलो अब ये बताओ जरा, धरती में वो कौन सा हिस्सा है जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं? इक्वेटर। यानी इक्वेटर का टेम्परेचर हाई है, और जब इक्वेटर का टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है, इसलिए इक्वेटर के ऊपर एक लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। समझ गए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, सूरज की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी कहां पड़ रही हैं? पोल्स में। पोल्स में पड़ रही है ना? तो सबसे कम टेम्परेचर कहां का होगा? पोल्स का। जब टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई, तो पोल्स के ऊपर कैसा प्रेशर बेल्ट बनेगा? हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। बोलो बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ें? यस सर। चलिए भाई आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। डायनेमिक फैक्टर्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डायनेमिक फैक्टर। डायनेमिक फैक्टर क्या होते हैं? जहां टेम्परेचर का रोल नहीं होता, टेम्परेचर का डायरेक्ट रोल नहीं होता, ये कह सकते हैं हम। तो किसका रोल होता है? यहां पर रोल होता है धरती के रोटेशन का। धरती घूम रही है, सुनना जरा, धरती घूम रही है, और धरती के घूमने का प्रभाव हवा में भी पड़ेगा। कहां पड़ेगा? हवा में। तो हवा सीधे ना चल के तिरछी चलेंगी, कर्व में चलेंगी। कैसे चलेंगी? कर्व में चलेंगी। अभी समझाऊंगा मैं तुमको पूरा फैक्टर, स्पर्श और कनौजी का एग्जांपल देके, ठीक है। और इस हवा के मूवमेंट के वजह से, धरती के घूमने के वजह से फ्रिक्शन भी लग रहा है यहां पे। इसके वजह से हवा के डायरेक्शन में, हवा के प्रॉपर्टीज में जो बदलाव आता है, वो सारे के सारे कहलाते हैं डायनेमिक फैक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब है कि अगर हवा तेजी से नीचे गिर रही है, तेजी से नीचे उतर रही है, जैसे पहाड़ है मान लो, नीचे से उतर रही है हवा, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई। अगर हवा ऊपर को जा रही है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? बात समझ में आई ना? ये टेम्परेचर की वजह से नहीं है। उतरती हुई हवा हाई प्रेशर, देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो था, सेम। ऊपर जा रही है हवा तो प्रेशर लो, नीचे आ रही है हवा तो प्रेशर हाई। ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, लेकिन ये जो है मूवमेंट की वजह से हो रहा है। अगर हवा नीचे जा रही है, नीचे आ रही है अचानक से, तो हवा ज्यादा हो जा रही है, वहां पे प्रेशर हाई हो जा रहा है। अगर हवा ऊपर जा रही है, राइज कर रही है, तो नीचे की हवा ऊपर चली जा रही है, तो यहां हवा कम हो जा रही है, तो प्रेशर लो हो जाएगा। और इसकी वजह से दो और बेल्ट बनते हैं इक्वेटर और पोलर बेल्ट के बीच में, और वो कौन कौन से हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर के पास बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि वहां हवा नीचे उतर रही है, ठीक है। और पोल के पास बनता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि वहां हवा ऊपर उठ रही है, इसलिए। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में हवा नीचे जा रही है, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में हवा ऊपर जा रही है। बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब सुनना जरा, यहां पर दो तुम्हारे लिए शब्द हैं, जिनको समझ डाला तो लाइव जिंगल डाला, ठीक है। वो कौन से दो शब्द हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? तो चलें अपना फेमस साइकिल वाला एग्जाम्पल, पक्का? चलो भाई साइकिल वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यही समझ लेते हैं खाली कॉलम में, ठीक है। ध्यान से देखना, साइकिल बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए अपन बॉल बनाएंगे इस बार। कनौजी क्या हाल चाल? जीवन में और क्या चल रहा है? अरे वाह, देखो आप सुधर गए लड़का है। कनौजी कह रहा है कि एनडीए की तैयारी चल रही है, खड़गवासला जाना है कि नहीं? ये कनौजी, ये जोश चाहिए भाई। कनौजी हमारा हीरा है। इन दोनों की हाइट सेम लग रही है ना? थोड़ा छोटा है, अब बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम ले लेते हैं, ये देखो एक और इसका जस्ट हाफ, और यहां पर थोड़ा सा कम, तो इसको हम मानते हैं कि ये भैया 100 मीटर के आसपास, और ये है
50 मीटर के आसपास। इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये 100 और इसको हम मान लेते हैं कितना, 20। ठीक है, तो यहां पर एक ढाल बनी और एक ढाल यहां पर बनी। इन दोनों में एक एक बॉल रखी हुई है, इसको हम मानते हैं डायग्राम नंबर 1, ये है डायग्राम नंबर 2। यहां पर एक बॉल है और यहां पर एक बॉल है। अब ये दोनों बॉल इस ढाल में आगे लुढ़केंगी। अब ध्यान से देखना जरा प्यारे बच्चों, कहां की बॉल तेज चलेगी, एक ही के दूसरे की। अच्छा ये बताओ जरा, इस पॉइंट को हम मानते हैं पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और इसको हम मानते हैं ए डैश और बी डैश। अब बताओ बॉल ए से बी आएगी कि बी से ए जाएगी, ए से बी। अच्छा बॉल बी से ए क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि स्लोप नहीं है उस तरफ, स्लोप है ए टू बी, तो बॉल लुढ़केगी ए टू बी, और यहां भी ए डैश टू बी डैश, क्योंकि स्लोप नहीं है। अब सुनना जरा, डायग्राम 1 की बॉल तेज जाएगी या स्लो जाएगी, डायग्राम 2 की फास्ट जाएगी। रीजन क्या है, स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का रीजन क्या है, डिफरेंस ज्यादा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। यहां पे डिफरेंस कितना है, 80 का डिफरेंस है। सीधे सीधे एक बात समझ में आई कि अगर डिफरेंस ज्यादा है तो ग्रेडियंट ज्यादा है और हवा तेज चलेगी। समझ, बॉल को क्या मानो, हवा मानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, यहां पर 2 प्रेशर वो बना रहा हूं मैं, एक ए, 4 बना देता हूं, बी, एक है सी और एक है डी। ध्यान से देखना, इसका प्रेशर है 100, इसका प्रेशर है 104, इसका प्रेशर है 108 और इसका प्रेशर है 112। ठीक है, 4 पॉइंट बना दिए। सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए का कितना प्रेशर है 100, बी का 104, सी का 112, डी का 108। अब बताओ जरा, क्या हवा ए टू बी चलेगी, अरे दूसरा कॉन्सेप्ट भूल गए, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। क्या हवा ए टू बी चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बी टू ए चलेगी, बढ़िया, हवा चलेगी बी टू ए। अच्छा बताना, क्या हवा सी टू ए चलेगी, यस, हाई टू लो चलेगी तो सी टू ए चलेगी। क्या बी टू डी चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लो टू हाई नहीं चलती है, हाई टू लो चलती है। अच्छा क्या डी टू बी चलेगी, वेरी गुड। अच्छा बताओ, क्या डी से सी चलेगी या फिर सी से डी चलेगी, सी से डी चलेगी, वेरी गुड। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 2 ब्रांच और बची हैं, तो बताओ जरा, क्या डी से ए चलेगी, बढ़िया, डी से ए चलेगी। अच्छा बताओ, क्या सी टू बी चलेगी, वेरी गुड। अब कौन, अच्छा हाथ उठाना, कौन बच्चा बताएगा कि कौन सी 6 ब्रांचेज हैं टोटल हवा की, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 ब्रांचेज हैं। इन 6 ब्रांचेज में सबसे तेज कौन सी ब्रांच चलेगी, हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाना है सिर्फ, हाथ उठाओ। किसको किसको पता है फास्टेस्ट ब्रांच कौन है, सबसे तेज चलने वाली ब्रांच कौन सी है, तू बता बेटा, बताओ। सी टू डी, सी टू डी क्यों चलेगी सर, डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस पक्का, सॉरी सी टू ए, हाँ सी टू है तुम सी टू बी क्यों बोल रहे हो सर, सी टू डिफरेंस ज्यादा किसमें है, सी टू है, तो सबसे तेज कौन सी चलेगी, सी टू है तुम क्या बोल रहे थे, सर। तो मिस्टेक हो गया, हाँ मिस्टेक हो गया सर। गलती से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, गुनगुना पानी पीते रहो। तो सब देखो, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां है, सी टू ए, तो सबसे तेज हवा कौन चलेगी, अच्छा सबसे वीक कौन सी चलेगी, सबसे वीक, अरे सबसे वीक, सबसे कमजोर, जहां सबसे कम डिफरेंस होगा, और सबसे कम डिफरेंस है सी टू डी। कितना डिफरेंस है, 4 का, सेम ही है, अरे वाह समझ गए। इसका मतलब है कि सभी हवाएं कैसी चलेंगी, सेम चलेंगी, ना कोई तेज। अच्छा एक बार फिर दिमाग लगाओ जरा, रुक जाओ,
सभी तेज चलेंगी ना? एक बार फिर दिमाग लगाओ, फिर दिमाग लगाओ। सबसे ज्यादा डिफरेंस है C2A। अरे तो जब सबसे ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो सबसे कम भी होगा। कुछ भी हवा में, जहां सब जा रहे हैं वहीं तुम ही चले जाओ। सबसे कम डिफरेंस किसके किसके बीच में बताओ? किसके किसके बीच में? बराबर है? पक्का? अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 का। इनके बीच में? इनके बीच में? इनके बीच में? हाँ, तो ऐसे बोलो ना कि इनके बीच, तो ये हवा और ये हवा और तीनों की स्पीड क्या होगी? समझ गए ना? कुल मिला के ये बताओ कि C2A तेज क्यों चलेगी? डिफरेंस ज्यादा है। अगर डिफरेंस बराबर हो तो हवा बराबर चलेगी। पक्का? चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। भैया ने कहा कि अगर डिफरेंस बराबर है तो हवा चलेगी बराबर। यही कह रहे हो ना? अगर डिफरेंस सेम है तो हवा चलेगी बराबर। अब चलो दोनों का डिफरेंस 50 रख देते हैं। इसका देखो 50, ये 100, ये 100। बताओ इनका डिफरेंस कितना आया? 50। 100 से 50 गए 50। इसका डिफरेंस कितना आया? 50। अच्छा, अब बॉल रख के लुढ़काओ जरा। अब देखो क्या बॉल सेम चलेगी? अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि सर डिफरेंस अगर सेम हो तो तेज चलेगी, मतलब बराबर चलेगी। डिपेंड करता है डिस्टेंस कितनी है आइसो बार की। अगर आइसो बार पास पास हैं हवा तेज चलेगी, अगर आइसो बार दूर दूर हैं हवा स्लो चलेगी। बात समझ में आई? इसका मतलब यहां पर सिर्फ ढाल का फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस का फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आइसो बार पास पास है या दूर दूर है इनका भी फर्क पड़ता है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बस यही तो मैं समझा रहा था। देखो इस वाले डायग्राम में देखते हैं हम लोग। देख लो यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट है क्या? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि ढाल कितनी तेज बन रही है और ढाल कितनी कमजोर बन रही है। तो यहां पर दो फैक्टर हैं। क्या फैक्टर हैं? अगर डिफरेंस ज्यादा है तो हवा तेज चलेगी, अगर डिफरेंस कम है तो हवा धीमी चलेगी। वहीं अगर आइसो बार पास पास हैं तो हवा तेज चलेगी, अगर आइसो बार दूर दूर हैं तो हवा स्लो चलेगी। बात क्लियर है? अब एक कॉमन बात जो आई तुम्हारे दिमाग में वो ये है, आई होगी, वो ये है कि ये आइसोबार क्या है? ये आइसोबार क्या है? इनको बोलते हैं समदाब रेखाएं। क्या बोलते हैं बेटा? समदाब रेखाएं। यानी कि एक जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले जो पॉइंट होते हैं उन्हें बोलते हैं समदाब रेखाएं। जैसे मान लो ये सीकर है, सीकर में यहां प्रेशर है 10, ठीक है, यहां प्रेशर हो गया 14, ठीक है, यहां प्रेशर फिर कितना हो गया 18, यहां प्रेशर है 18, ठीक है। तो अगर हम इन सभी प्रेशर लाइंस को आपस में मिला दें, जैसे 10-10 वाले आपस में मिला दी, 14 वाले आपस में मिला दिए, 18 वाले आपस में मिला दिए, तो ये कहलाएंगी आइसोबार। समझ गए ना? यानी हर एक लाइन का अपना प्रेशर अलग है। बात समझ गए कि नहीं? अब बताओ आइसोबार, ये जो आइसोबार दिख रहे हैं तुम्हें, लगाओ देखो दिमाग इसमें, क्या कोई भी आइसोबार एक दूसरे को काट रहा है? काट रहा है? क्यों नहीं काट रहा? रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन बनेगा, बताएं। मान लो ये आइसोबार है 100 वाला और ये आइसोबार है 104 वाला, तो इस आइसोबार का प्रेशर कितना होगा? 104। इसका कितना होगा? 100। और यहां पर प्रेशर 104 भी होगा और 100 भी होगा। क्या ये पॉसिबल है? तो आइसोबार अगर एक दूसरे को काटेंगे तो एक पॉइंट पे जो क्रॉस है, जहां पे क्रॉस हो रहा है वहां पे एक ही पॉइंट पे दो प्रेशर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आइसोबार कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब दूसरा देखो मैं आइसोबार लाइन बना रहा हूं, ध्यान देना जरा। यहां पर मैंने एक आइसोबार लाइन बनाई, यहां पर मैंने दूसरी आइसोबार लाइन बनाई, ध्यान से देखना। ठीक है, अब बताओ जरा, ये है डायग्राम 1,
ये है डायग्राम 2, ठीक है। इसका प्रेशर है 1000, इसका प्रेशर है 1004, इसका प्रेशर है 1008 और इसका प्रेशर है 1012, ठीक है। सेम यहां पे इसका प्रेशर है 1000, इसका प्रेशर है 1004, इसका प्रेशर है 1008 और इसका प्रेशर है 1012। डायग्राम 1 और डायग्राम 2 प्रेशर सेम है, दोनों में हवा चल रही है। ध्यान से देखना, हवा चलेगी हाई टू लो या लो टू हाई? हाई टू लो। तो हवा चलेगी ऐसे, हाई टू लो चलेगी ना, ढाल तो उस तरफ को बनेगी तो बॉल तो उधर को लुढ़केगी ना, ठीक है। और हवा चलेगी ऐसे, सही है। अभी बताओ इन दोनों में से कौन, देखो प्रेशर डिफरेंस सेम है, सेम है, तो 1 वाली हवा तेज चलेगी या 2 वाली? 1 वाली तेज चलेगी, पक्का? रीजन क्या है? क्योंकि आइसोबार क्लोज हैं। तो देखो इधर क्या लिखा है, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, क्लोजली क्लोज है, पास पास है, ग्रेडियंट ढाल ज्यादा बनेगा, समझ रहे? आइसोबार दूर दूर हैं, ढाल कम बनेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आइसोबार पास पास हैं तो हवा तेज चलेगी, देखो फास्ट मूविंग विंड। अगर आइसोबार दूर दूर हैं, वाइडली स्पेस्ड आइसोबार, वीक प्रेशर ग्रेडियंट, और हवा कैसी चलेगी? स्लो चलेगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब ध्यान से देखना, कोरियोलिस फोर्स, ये प्रेशर ग्रेडियंट समझ में आ गया सभी को? अब अपन बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स की। किसकी बात करें? कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स है क्या? धरती के रोटेशन से लगने वाला एक बल, इसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से इसको अपन समझेंगे, ठीक है। चलो भाई इसको समझते हैं कि एक्चुअल में कोरियोलिस फोर्स है क्या। कनौजी एग्जाम्पल के लिए तैयार? ये मान लेते हैं अर्थ है और ये नॉर्थ पोल है। क्या है ये नॉर्थ पोल है धरती का। हम इसको नॉर्थ पोल के साइड से देख रहे हैं धरती को, ठीक है। अब देखना, यहां पर कनौजी चक्कर लगा रहा है धरती की, मतलब कनौजी खड़ा हुआ है यहां पे हमारा, और स्पर्श खड़ा हुआ है यहां पे। तो ये है कनौजी और ये है स्पर्श। सेम वही एग्जांपल जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। अब देखना, 6 घंटे के बाद ये दोनों के दोनों कहां पहुंचेंगे? कनौजी पहुंचेगा यहां और स्पर्श पहुंचेगा यहां, 6 घंटे बाद। तो 6 घंटे के बाद स्पर्श ने जो दूरी तय की वो क्या है? देखो, इतनी दूरी तय की, और कनौजी ने जो दूरी तय की वो इतनी है सिर्फ, समझ रहे हो ना? और टाइम तो दोनों को बराबर लगा, 6 घंटे का टाइम लगा, समझ गए ना? तो कौन तेज चल रहा है बताओ, ये लड़की बताएगी। स्पर्श ज्यादा तेज चल रहा है या कनौजी तेज चल रहा है? स्पर्श ज्यादा तेज चल रहा है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि जहां स्पर्श खड़ा है इक्वेटर के पास वहां स्पीड ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना जरा, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। इसी में एक दूसरा डायग्राम देखते हैं अपन, यहीं पे देख लेते हैं। दिख रहा है सभी को? अब इनकी रिलेटिव लोकेशन जरा एक बार बताओ जरा, कहां होगी, कैसे होगी? ये है स्पर्श की लोकेशन और ये है कनौजी की लोकेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट है ये, समझ में आ गया ना? तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां है भैया स्पर्श और यहां है कनौजी। अब देखना कौन तेज चल रहा है? स्पर्श चल रहा है। तो स्पर्श ने अपना हवाई जहाज उठाया, स्पर्श ने हवाई जहाज उठाया, यहां पर स्पर्श का हवाई जहाज है, चाबी वाला हवाई जहाज। स्पर्श बन गया फाइटर पायलट। अरे मान लो यार, हाँ एम का है, एम का उड़ा रहा है, एम का आ गया मान लो। तब तक तो हो सकता आ जाए जब तक स्पर्श पायलट बनेगा। अच्छा लगेगा स्पर्श तो, कसम से। पायलट वाली जो ड्रेस होती है ना, बढ़िया, फिर एकदम कांच खुलेगा फाइटर प्लेन का, डिग 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 डिग, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। स्पर्श ने अपना मास्क हटाया और स्पर्श उतरा, वहां तुरंत एयरमैन लोग आ गए जल्दी से, ठीक है। एम का उड़ा रहा है, स्पर्श नीचे उतरा, ठीक है। फिर तुरंत स्पर्श के पास प्रधानमंत्री का कॉल आ गया,
स्पर्श फोन कर रहे हैं, हेलो हाँ सर। तो प्रधानमंत्री ने बोला होगा हाँ मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं कौशल प्रताप सिंह। स्पर्श कर रहा है, यस सर तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। क्या मिशन है सर? तुम्हें नॉर्थ पोल पे कब्जा करना है। हमारा एक एजेंट वहां पहले से मौजूद है, कनौजी आर्कटिक सर्किल में मौजूद है, जाओ उसको रीइंफोर्स करो। अब स्पर्श ने अपना तुरंत एम का उठाया, ठीक है, और निकला। अच्छा बताना जरा एक चीज, स्पर्श में इनर्शिया लग रहा है कि नहीं? अरे स्पर्श इधर भी तो स्पर्श का मोशन है धरती के साथ, तो इस प्लेन में उधर भी इनर्शिया लग रहा है और स्पर्श ने उड़ना शुरू किया कनौजी की तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो इधर फोर्स लगा रहा है प्लेन, इधर फोर्स लगा रही है धरती। अब स्पर्श में जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो समझ गए? तो स्पर्श चला गया दूसरी जगह। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका मतलब है, अच्छा अगर स्पर्श साउथ की तरफ जाता, मान लो साउथ की तरफ एक खतरनाक एजेंट, हमारी पूजा खड़ी हुई है यहां पे, ठीक है, ये एजेंट है, ये समझ लो ऑस्ट्रेलिया में एक आतंकवादी है, हॉस्पिटल में छिपा हुआ, वहां मारने गई है इसको। तो अब अगर ये यहां जाता तब रिजल्टेंट क्या होता? ऐसा। कुल मिला के हमें इतना पता चल गया कि कोई भी बॉडी इक्वेटर से अगर नॉर्थ की तरफ जाएगी या नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहीं भी जाएगी तो वो राइट मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? राइट मुड़ेगी, राइट मुड़ेगी, या तो ऐसे या ऐसे, राइट मुड़ेगी। बात क्लियर है? साउथ में कोई भी बॉडी अगर होगी तो धरती के रोटेशन की वजह से लेफ्ट मुड़ेगी, या तो ऐसे या ऐसे। कहां मुड़ेगी? लेफ्ट। बोलो बात क्लियर? यही होता है हवाओं के साथ। किसके साथ? हवा सीधी नहीं चलती हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं हमेशा राइट डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं हमेशा लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। गोलू समझ में आया तुझे? बढ़िया से? बढ़िया, गलती से समझ में आ गया। तो देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सारी हवाएं कहां मुड़ रही हैं? राइट। देखो राइट, ये राइट मुड़ रही है, ये राइट मुड़ रही है। अच्छा साउथ हेमिस्फीयर में? अरे ये तो गलती से हमने फेरल चाचा का नियम पढ़ लिया। इसी को कहते हैं हम फेरल्स लॉ। फेरल चाचा ने कहा कि कोरियोलिस फोर्स लगेगा धरती के रोटेशन के वजह से और जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ऑब्जेक्ट मतलब हवाओं से कह रहा हूं मैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होंगे राइट और साउथ हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होंगे लेफ्ट, और यही है फेरल्स लॉ। तो कोरियोलिस फोर्स इसी को कहते हैं कि जिस फोर्स की वजह से ये हवाएं डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। तो क्या कह रहा है? अर्थ रोटेशन क्रिएट अ फोर्स। धरती की जो घूर्णन गति है वो एक फोर्स क्रिएट करती है और उसके वजह से हवाओं के डायरेक्शन में हो जाता है चेंज, और इसी को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो बताओ नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं कहां मुड़ेंगी? राइट। और साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं कहां मुड़ेंगी? लेफ्ट। बढ़िया। अब एक चीज बताओ जरा, जैसे जैसे तुम हायर लैटिट्यूड में जाते जाओगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, हवाएं तेज हैं, और जैसे जैसे तुम इक्वेटर की तरफ आओगे डिफ्लेक्शन बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना, मतलब स्पीड में का अंतर बढ़ता जाएगा ना, इस वजह से। तो हायर लैटिट्यूड में डिफ्लेक्शन कैसा होता है? तेज, ज्यादा होता है। समझ गए कि नहीं? बढ़िया। अच्छा ये बताओ जरा, तो इक्वेटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? हो ही नहीं रहा इक्वेटर पे, तो क्योंकि सबसे मैक्सिमम स्पीड ही है, तो इसलिए यहां डिफ्लेक्शन जीरो, कोरियोलिस फोर्स जीरो। जैसे जैसे तुम नॉर्थ की तरफ बढ़ते जा रहे हो डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जा रहा है, और पोल में आते 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 कहां पहुंच जाएगा? मैक्सिमम। अब पोल में एकदम से देखो कर्व हो रहा है, छोटा कर्व बन रहा है, एकदम से कर्व। जैसे तुम इस मानो अगर कनौजी यहां खड़ा हो गया, यहां खड़ा हो गया, तो देखो यहां पर देखो इसके हिसाब से स्पीड क्या है? बहुत कम है, अंतर बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहां डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा। और एग्जैक्टली पोल में अगर तुम चले गए तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम पहुंच जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा कहां लगता है?
पोल में। कहां लगता है? वंस मोर कहां लगता है? पोल्स में। और मिनिमम कहां लगता है या जीरो कहां है? किधर है? इक्वेटर पे। वेरी गुड। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? और इक्वेटर पे जीरो हो जाता है और पोल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये बात याद रखना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक चीज बताओ जरा, कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट के कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर या पैरेलल? परपेंडिकुलर पक्का? अच्छा इसको ऐसे समझो जरा कि ये है प्रेशर ग्रेडियंट, ये मान लो 4 आइसो बार है, ठीक है, ये है 1000, ये है 1000, ये है थोड़ा कम मानते हैं इसको, 100 मानते हैं इसको, 104, इसको 108, इसको 112। अब ये बताओ ढाल किधर है? A to B के B to A? ढाल किधर है? यानी हवा चलेगी हाई से A to हवा ऐसे चलेगी, लेकिन क्या हवा सीधी चलेगी? याद आया क्या? कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स उसको धक्का मारेगा। अगर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा तो राइट की तरफ धक्का मारेगा। मान लो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो इसका राइट किधर है? इधर है। तो ये कोरियोलिस फोर्स धक्का मारेगा इसको इस तरफ की तरफ। तो ये हवा सीधी ना जाके कैसी जाएगी? ये हवा सीधी ना जाके ऐसी जाएगी। तो कोरियोलिस फोर्स हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट के कैसे लगता है? राइट एंगल में लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलो देख लेते हैं। अब यहां पर देखो क्या फर्क पड़ता है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन फोर्स, हवा चल रही है तो हवा क्या जरूरी है सीधी चलेगी? क्या जरूरी है हवा सीधी चलेगी? ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो हवा जमीन के पास चल रही है तो जमीन से रगड़ेगी, वो रगड़ करेगी, फ्रिक्शन करेगी, क्योंकि जमीन में पहाड़ है, जंगल है, घाटियां हैं, पेड़ हैं, पौधे, समझ रहे हो कि नहीं? बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हैं। और इस वजह से जब हवा जमीन के पास चलती है तो जमीन के साथ करती है फ्रिक्शन। लेकिन यहीं पे एक बात याद रखना, अपन लोग इक्वेटर बना देते हैं। लगभग लगभग ठीक बन गई है। यह है इक्वेटर, ठीक है? क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। जमीन ज्यादा कहां है और जमीन कम कहां है? बस ध्यान रखना इस चीज को बेटा। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो जमीन है वो है कितना परसेंट? 40%। और सी है वो कितना है? 60%। इसके अपोजिट चले जाओ, जो साउथ हेमिस्फीयर है इसमें जो जमीन है वो है केवल 19%। और जो सी है, समुद्र है, वो है कितना? 81%। अब बताओ जरा समुद्र ज्यादा कहां है? साउथ में समुद्र ज्यादा है, नॉर्थ में समुद्र कम है। अच्छा जमीन कहां ज्यादा है? नॉर्थ में। जमीन कहां कम है? साउथ में। कहां की हवाएं ज्यादा फ्रिक्शन करेंगी? फ्रिक्शन। अरे जहां जमीन है वहां फ्रिक्शन होगी ना। तो जमीन ज्यादा कहां है? नॉर्थ में। तो फ्रिक्शन कहां होगी? नॉर्थ में। क्लियर? इसका मतलब है, अच्छा बताना, दिमाग लगाओ, कहां की हवाएं तेज चलेंगी? साउथ हेमिस्फीयर की हवाएं तेज चलेंगी, क्योंकि मिनिमम फ्रिक्शन लग रहा है। इसीलिए नॉर्थ में हवाएं कंपैरेटिवली साउथ के कंपेयर में स्लो चलती हैं। समझ गए कि नहीं? अगर यही हवाएं जमीन के बहुत ऊपर चलेंगी, तो इनमें फ्रिक्शन। कुल मिला के हवा की डायरेक्शन बदलने के लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। एक प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा कोरियोलिस फोर्स, तीसरा फ्रिक्शन। लेकिन ये तीनों फैक्टर जमीन के पास लग रहे हैं। जमीन के अगर अपन बहुत दूर चलेगा तो केवल 2 फैक्टर काम करेंगे, एक कोरियोलिस फोर्स, दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर? तो जमीन के ऊपर चलें क्या? चलो भाई, तुम कह रहे हो तो जमीन के ऊपर चल लेते हैं अपन लोग। जमीन के ऊपर चल ली। अब हम लोग पहुंच गए हैं जमीन के बहुत ऊपर, ठीक है? गलती से अब तुम लोगों ने इसका तकिया कलाम बना दिया है। अब तुम लोग देखना ये परेशान हो जाएगा बेचारा। है कह रहा बहुत खतरनाक है ये ना। खतरनाक तो है,
धमकी देता है? अरे वाह। सत सैयद के दोहरे ज्यों नायक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। चलो सब ठीक हो जाएगा, गुनगुना पानी पीते रहो सुबह सुबह। देखो इधर ध्यान से, ठीक है। हम लोग हैं अभी हवा के बहुत ऊपर, मतलब धरती के बहुत ऊपर। हवा के ऊपर कैसे हो सकते हैं? धरती के बहुत ऊपर है अभी, सरफेस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना? चलो भाई, तो बनाते हैं अपन अब जल्दी से। सही नहीं बना, ठीक है, काफी हद तक ठीक बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना भैया, यहां से होता है कॉन्सेप्ट शुरू। इसमें प्रेशर है, बात नहीं करो बच्चों, यहां प्रेशर है 900, यहां प्रेशर अपन मानते हैं कितना? 900। इसका कितना मानते हैं? 904। देखो ज्यादातर आइसोबार में 4 के अंतर से लिखा जाता है। तुम शुरू से नोटिस कर रहे होगे कि 4 के अंतर से क्यों लिख रहा हूं मैं। 4 के अंतर से ज्यादातर लिखा जाता है। वैसे समझाने के लिए हम कैसे भी लिख सकते हैं, 4 पे ही लिखते हैं अपन। तो 904 और ये कितना होगा? 908 और ये कितना होगा? 912, 916, 920, 924 और 928। ये बन गया, ठीक है। ये है ए और ये है बी। अब तुम इसको चाहो तो नॉर्थ हेमिस्फीयर मान लो, चाहो साउथ हेमिस्फीयर। बताओ क्या माने इसको अपन? साउथ माने कि नॉर्थ माने? नॉर्थ वाले हाथ उठाओ। अच्छा, और साउथ वाले? लो, हार गए साउथ वाले। इसको हम मानते हैं कि ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्रेशर ग्रेडियंट किधर बन रहा है? जल्दी बताओ। सपना बताएगी, सपना बता सकते हो? प्रेशर ग्रेडियंट किधर बन रहा है? ए टू बी के बी टू ए? बी टू हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बढ़िया, हवा चलेगी ए टू बी के बी टू ए? ए टू बी या बी टू ए? हवा चलेगी बी टू ए। बात क्लियर? बढ़िया था ये, ठीक है। चलो भैया हवा चलाएं। हवा यहां से चलनी शुरू कर रही है और हवा को चलना चाहिए ऐसे, आइसोबार के एकदम परपेंडिकुलर चलती है हवा। उस हिसाब से अगर माना जाए, फिर कोरियोलिस फोर्स भी तो लग रहा है इस पे। कोरियोलिस फोर्स किस तरफ लगेगा? हवा को किधर धकेलेगा बताओ? अच्छा, यहां पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, यहां पर सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स। और आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट के एकदम परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर जो इनका कोरियोलिस फोर्स है प्यारे बच्चों, वो इसको राइट की तरफ ढकेलेगा ना। हवा को जाना था इधर, लेकिन कोरियोलिस फोर्स क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट के कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए ये हवा को मारेगा धक्का और हवा डिफ्लेक्ट होगी। नॉर्थ है, नॉर्थ में किधर डिफ्लेक्ट होगी बताओ? राइट में, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आइसोबार के ही पैरेलल चलने लगेगी। इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई कि आइसोबार के ही पैरेलल चलने लगी। बस वही सतह के ऊपर ऐसी हवाएं जो आइसोबार के समांतर चलने लगे, पैरेलल चलने लगे, उन्हें हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। क्या बोलते हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। बात क्लियर? तो 3-4 चीजें समझ में आई। पहली चीज कि अगर सरफेस के बहुत ऊपर है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, सरफेस के बहुत ऊपर है तो केवल 2 फोर्स लगेंगे, एक प्रेशर ग्रेडियंट और एक कोरियोलिस फोर्स। बढ़िया, कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर लगता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये हवा को राइट की तरफ धक्का मारेगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं राइट मुड़ी, लेकिन इतना ज्यादा राइट मुड़ गई कि आइसोबार के पैरेलल हो गई। अगर कोई भी हवा आइसोबार के पैरेलल हो जाए तो उसे हम कहेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड। समझ गए कि नहीं? अगर ये साउथ हेमिस्फीयर होता तो हवा कहां मुड़ती? लेफ्ट मुड़ती। बात क्लियर? अब एक देखते हैं भैया हमारे पास क्या है मसाला। इन अपर एटमॉस्फेयर विंड्स आर फ्री फ्रॉम द सरफेस फ्रिक्शन। बताया था हवाएं सरफेस फ्रिक्शन से फ्री होती हैं और 2 ही चीजें केवल कंट्रोल करती हैं हवा को, एक प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा कोरियोलिस फोर्स। और व्हेन आइसोबार आर स्ट्रेट, जब आइसोबार सीधे होते, देखो आइसोबार यहां पर सर्कुलर नहीं है, सीधे हैं एकदम,
है ना। जब आइसोबार सीधे होते हैं तब उस समय क्या होगा, और प्रेशर एब्सेंट होता है। आइसोबार सीधे हैं, प्रेशर एब्सेंट है, तब यहां पर अगर बैलेंस हो गए, कौन कौन सी दो चीजें, प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स बैलेंस हो गए, तो हवाएं पैरेलल चलने लगेंगी और उन हवाओं को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से कोरियोलिस चाचा का नियम दोहरा रहा हूं मैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं मुड़ेंगी किधर, राइट, और साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं मुड़ेंगी किधर, लेफ्ट। गलती से नहीं, मोड़ा जाएगा उनको। कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट। वाह, खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनोगे? पक्का? चलो तो भाई फिर पढ़ते हैं अपन लोग, दोनों लोग साथ साथ। ये बताओ, ये इक्वेटर है? इक्वेटर है ना? तो ये बताओ जरा, यहां पर सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ेगी, सूरज की हीट भी सबसे ज्यादा पड़ेगी। इस वजह से पूरे धरती के कंपेयर में यहां का एवरेज टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर यहां का टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा, कैसा होगा? तो हवाएं यहां पे ऊपर उठेंगी कि नीचे जाएंगी? हवाएं ऊपर जाएंगी, तो नीचे प्रेशर लो हो जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते, अच्छा ये इक्वेटर है, तो इक्वेटोरियल, अच्छा लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है? पक्का? तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं मैं। यहां पर प्रेशर है लो, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बात क्लियर? अब देखो जरा, यहां पर सबसे ऊपर सूरज की किरणें सबसे तिरछी पड़ेंगी पोल्स में, तो जब सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो टेम्परेचर हो जाएगा कम, जब टेम्परेचर हो जाएगा कम तो प्रेशर हो जाएगा हाई। तो ये वाला जो पर्टिकुलर ये जो हिस्सा दिख रहा है तुमको, यहां टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, अरे टेम्परेचर, हाँ जी टेम्परेचर लो हो जाएगा। अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, बोल सकते हैं ना? अच्छा इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर है? क्लियर है? अब ये बताओ, इक्वेटर के पास कौन है, ये इक्वेटर के पास, ये पास पड़ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है यहां सूरज की किरणें न बहुत ज्यादा तेज पड़ेंगी, न बहुत ज्यादा कम पड़ेंगी, समझ रहे? इसका मतलब है इसका टेम्परेचर इक्वेटर के कंपेयर में कैसा होगा, बताओ जल्दी से। इसका टेम्परेचर इक्वेटर के कंपेयर में होगा लो, और सेम यहां इसका टेम्परेचर भी इक्वेटर के कंपेयर में होगा लो, तो प्रेशर कैसा होगा, अरे जब इक्वेटर के कंपेयर में टेम्परेचर लो है तो प्रेशर होना चाहिए हाई। ध्यान रखना, यहां हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेटर से, किसी और से कंपेयर नहीं करना। किससे कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेटर से, तो यहां प्रेशर हो जाएगा हाई। एच तो दिख ही नहीं रहा अब दिखेगा, यहां प्रेशर हो जाएगा हाई, यहां प्रेशर हो जाएगा हाई। तो क्या हम इसे, अच्छा कौन बताएगा इसको क्या बोलेंगे, रेज योर हैंड। इस बेल्ट का नाम कौन बता सकता है, हाथ उठाओ सभी, कोई बोलेगा नहीं, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। यस वो पीछे, पास द माइक, नहीं नहीं ये बच्चा, हाँ तुम, हाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तेज बोलो थोड़ा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। वेरी गुड। अब ये बताओ हाई प्रेशर क्यों है? सर क्योंकि मतलब जो उधर है ना, जो कोरियोलिस ये फोर्स भी लगेंगे कोरियोलिस से। नहीं नहीं कोरियोलिस फोर्स तो ठीक है मैं समझ रहा हूं, प्रेशर हाई क्यों है? सर प्रेशर हाई, एक तो सर जो इक्वेटोरियल जो अपना बेल्ट है, यहाँ से लो प्रेशर है, विंड उठेंगी उस दोनों तरफ जाएंगी, एक्सपेंड होंगी, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाँ तो वो विंड वापस से नीचे आएंगी, नीचे आएंगे। वेरी गुड, तो प्रेशर हाई हवा हो जाएगा। ठंडी होके यहाँ पर नीचे उतरती है, इस वजह से यहाँ का प्रेशर हाई हो हाई। जाता है। शाबाश बेटा, वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस बॉय, बढ़िया। तो यहाँ, अच्छा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं, बताओ जल्दी से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां भी लिख दें,
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। वेरी गुड। अब ये देखो पोल के पास वाला जो है ये वाला हिस्सा, पोल के कंपेयर में यहां का टेम्परेचर कैसा होगा? अरे टेम्परेचर कम कैसे होगा? पोल का टेम्परेचर तो ऑलरेडी सबसे कम है ना, तो पोल के कंपेयर में यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, ठीक है। तो पोल के कंपेयर में टेम्परेचर फिर से बताओ कैसा होगा? टेम्परेचर हाई, पक्का? तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो बताओ प्रेशर कैसा होगा? पोल के कंपेयर में प्रेशर होगा लो, पोल के कंपेयर में प्रेशर होगा लो। बढ़िया। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं, क्या हम इसे क्या बोल सकते हैं बताओ? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसको भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। बन गए सारे बेल्ट, है ना? इनकी डिग्रियां ये ऑलरेडी लिखी हुई हैं। देखो अमूमन ये बेल्ट जो है 5 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 5 डिग्री के। लेकिन हम इनको 10 मान के चलते हैं, वो मैं बता रहा हूं क्यों। जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, पहले तो सारे बेल्ट याद रखो। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर। सारे बेल्ट देखो दो दो हैं। पोलर बेल्ट 2 हैं, सब पोलर बेल्ट 2 हैं और सब ट्रॉपिकल 2 हैं, लेकिन इक्वेटोरियल एक ही है। एक्चुअल में 2 हैं, ये मिल गए हैं आपस में। देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला इक्वेटोरियल बेल्ट अलग है, साउथ वाला इक्वेटोरियल अलग है। तो ये होगा कैसे? ये देखो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ये है बेटा 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ है, साउथ कहां हो जाएगा यार? रे अभी श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा, सारी फोटो खराब आएंगी तुम्हारी आज के बाद। ये देखो ये क्या है? 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ। वेरी गुड। अच्छा यहां देखो जल्दी से, 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। अच्छा यहां भी बताओ जल्दी से, 60 डिग्री साउथ से 70 डिग्री साउथ। अरे वाह, तुम तो एकदम राइमिंग कर रहे हो साथ में। इसको बोलो जल्दी से, 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ। अच्छा ये बताओ जल्दी से, 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ। क्लियर? बढ़िया। अब मैंने कहा 5 डिग्री का अंतर होता है बेल्ट में, तो ये होता है कभी 30 से 35, कभी हो जाता है 35 से 40। ऐसा क्यों होता है? जहां पर ये दोनों बेल्ट आपस में मिल रहे हैं उसे हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ध्यान से सुनना, ये वो बेल्ट है जो सूरज के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। सूरज अगर साउथ में जाएगा तो सारे बेल्ट 5-5 डिग्री साउथ में चले जाएंगे। सूरज अगर नॉर्थ में जाएगा तो सारे बेल्ट 5-5 डिग्री नॉर्थ में चले जाएंगे। तो सूरज अगर नॉर्थ में तो 35 से 40 होगा, सूरज अगर साउथ में तो सारे बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ साउथ चले गए, तो ये 30 से 35 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए अपन इसको 10 के मार्जिन में लिख देते हैं। ठीक है? यहां हवा ऊपर उठेगी, अगर लो प्रेशर है तो ऊपर उठेगी, हाई प्रेशर है तो नीचे गिरेगी। यहां पर हवा ऊपर उठेगी, यहां हवा नीचे गिरेगी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? बस बेल्ट क्लियर। बेल्ट के नाम याद रखना, डिग्री याद रखना, लोकेशन याद रखना। आगे बढ़े क्या? अब देखते हैं हम ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में ये एक्चुअल में है क्या। मैंने बताया था कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये ऊपर नीचे होता है सूरज के साथ। अगर सूरज साउथ में चमक रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के पास चमक रहा है, तो ये ITCZ कहां चला जाएगा? साउथ में चला जाएगा सूरज के साथ। देखो जनवरी में, अरे साउथ में सूरज जाएगा तो हमारे लिए तो जनवरी होगी ना। तो देखो ये बेल्ट खिसक गया नीचे, बढ़िया। और नॉर्थ में देखो भारत की तरफ ज्यादा खिसक रहा है। रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि यहां देखो समुद्र का इंपैक्ट है, यहां समुद्र नॉर्थ साउथ में पूरा मिल रहा है, यहां भी समुद्र नॉर्थ साउथ में पूरा मिल रहा है। लेकिन यहां समुद्र सिर्फ साउथ में मिल रहा है, नॉर्थ में नहीं मिल रहा है। यानी नॉर्थ में यहां क्या है? जमीन है। इसके वजह से कंपैरेटिवली यहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इसलिए ITCZ इतना ऊपर खिसक जाता है कि गंगा वैली तक आ जाता है। देखो नॉर्थ इंडिया में आ गया, गंगा वैली में आ गया। इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ पे।
समझ गए ना? देखो राजस्थान के ऊपर से भी जा रहा है। तो ITCZ, अब याद रखना ITCZ के किनारे किनारे टेम्परेचर कैसा है? हाई है। जब टेम्परेचर हाई है तो सारी हवा ऊपर उठेगी। बात समझे कि नहीं? तो उसके आसपास जो एरिया क्रिएट होता है, उसके आसपास जो बेल्ट क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं डोल्ड्रम। डोल्ड्रम क्या कहते हैं? अच्छा बताना, यहां की सारी हवा ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? तो जितनी भी हवा आ रही है साइड से वो सब ऊपर उठ जा रही है, यानी हवा तिरछा स्ट्राइक नहीं कर पा रही है, यानी हवा यहां कमजोर है, वीक है। इस डोल्ड्रम का मतलब ही यही होता है, कमजोर हवा। इसलिए ITCZ के आसपास जो कंडीशंस क्रिएट होंगी वो कैसे? शांत कंडीशंस क्रिएट होंगी, हवा तेज नहीं चल रही है, काम कंडीशन क्रिएट होंगी, क्योंकि यहां पर तीव्र हवा नहीं है, लेकिन प्रेशर कैसा है? लो है। समझ गए कि नहीं? तो एक बात याद रखना कि क्या ITCZ या डोल्ड्रम इंडिया में आ सकता है? यस, आ सकता है। कहां तक पहुंच जाता है? कई बार जून में, जून जुलाई में पहुंच जाएगा, गंगा वैली तक पहुंच जाएगा, नॉर्दर्न प्लेन तक पहुंच जाएगा। बात क्लियर? वेरी गुड। अब देखो हवा, अभी तो ये सब प्रेशर प्रेशर पढ़ डाला पूरा। अब हवा क्या है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हॉरिजेंटल मूवमेंट अगर होती है तो हम उसे हवा कहते हैं। और हवा को मेजर करने वाले दो इंस्ट्रूमेंट है। अगर हमें स्पीड नापनी है तो है एनीमोमीटर। ये है एनीमोमीटर, 4 कटोरियां लगी होती हैं। ये कटोरियां जितनी तेज घूमेगी यहां पर रीडिंग शो होगी और उससे पता चल जाएगा कि हवा कितनी तेज चल रही है, हवा की स्पीड क्या है। लेकिन अगर हमें हवा की डायरेक्शन का पता लगाना हो एग्जैक्टली, तो उसके लिए आता है विंड वेन। क्या बोलते हैं इसको? विंड वेन। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी कि एक तीर लगा होता है, उसके ऊपर एक मुर्गा बैठा होता है, देखा है? एरो लगा है, मुर्गा बैठा, वो भी विंड वेन है। पुराने टाइम पे यूज हो रहा है, अभी इलेक्ट्रॉनिक वाला यूज होता है। तो इससे क्या हो जाता है बेटा? हवा की डायरेक्शन पता चल जाती है कि हवा किस तरफ चल रही है और हवा किस स्पीड से चल रही है, ये हमें पता चल जाता है एनीमोमीटर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? पीछे तुम्हारे पीछे वाला जल्दी से बताओ, बेल्ट कितने तरह के होते हैं? अभी समझाए। 4 तरह के। कौन कौन से? इक्वेटर के ऊपर जो बेल्ट है उसका नाम क्या है? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल। मन नहीं लग रहा था ना तुम्हारा पढ़ने में? नींद आ रही थी। तुम्हारी किस्मत भी सो जाएगी तुम्हारे साथ ऐसे बेटा। 7 लाख लड़का बैठा है, तैयारी कर रहा है एनडीए की खड़गवासला जाने के लिए। तुम कहां खो जाओगे भीड़ में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समझ गए ना? अब मत करना ये, बैठो एकदम एक्टिव, चेस्ट अप, चिन अप, सीधे। समझ रहे हो ना? जेंटलमैन बनो, अच्छा इंसान बनो, अच्छे घर से हो, अच्छा इंसान बनो, क्योंकि तुम्हारे बोलने के तरीके से और तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है, वो पता चल जाता है कि तुम बोल क्या रहे हो, और उससे आदमी फिर तुम्हारे फैमिली को जज करने की कोशिश करता है। यू गॉट इट? जब हम सोच ही रहे हैं हमें कुछ बनना है तो अपना बेस्ट वर्जन क्यों नहीं देखें हम? हर चीज में, अच्छाई में अपना बेस्ट वर्जन देखो, फिटनेस में अपना बेस्ट वर्जन देखो, पढ़ाई में अपना बेस्ट वर्जन देखो, जितनी भी पॉजिटिव चीजें दुनिया में मौजूद हो उन सब में अपना बेस्ट वर्जन देखिए एक बार आप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ विंड। विंड कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। एक है परमानेंट विंड या प्लैनेटरी विंड कहते हैं इनको, ठीक है। प्लैनेटरी विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे प्लैनेट में चलती हैं। परमानेंट विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि साल भर चलती रहती हैं। और सबसे मुख्य विंड यानी मुख्य हवाएं यही होती हैं, मुख्य पवनें यही होती हैं। उसके अलावा सेकेंडरी या पीरियोडिक विंड, ऐसी हवाएं, ऐसी पवनें जो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी या पीरियोडिक विंड। फिर आते हैं लोकल विंड, ऐसी हवाएं जो लोकल एरिया में चलती हैं, लोकल एरिया में जो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम चिनूक का, है ना, आपने लू का नाम सुना होगा, नॉर्वेस्टर का नाम सुना होगा, है ना, और इसके अलावा तुम्हारी काल बैसाखी जो बंगाल में है, फिर मैंगो सावर जो कर्नाटक के आसपास जो बहती है कि नहीं। तो ये सब लोकल हवाएं हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हमें कवर करना है सिर्फ ये 2 हवाएं। बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है। तो देखो हवाएं क्या है, एक बार वो बेल्ट जल्दी से बना लें, ठीक है, चलो वो बेल्ट बना देते हैं हम। ये बताओ ये बेल्ट कौन सा है? मेरे पास एक तरीका है, ये कौन सा बेल्ट है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, पक्का? अच्छा, तो अब ये बताओ जरा, ये कौन सा बेल्ट है?
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा ये बताओ जरा, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। चलो ठीक है, अब ये बताओ जरा, ये कौन सा बेल्ट है? कौन सा? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये बताओ जरा, ये भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। वेरी गुड। अब ये बताओ जरा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और यहां भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा ये पता है ना कौन सा प्रेशर हाई है कौन सा लो है? सभी को? चलो तो ये बताओ, लो है कि हाई है? चलो तुम कह रहे हो तो लो लिख देते हैं। ये लो है, ये लो है, ये भी लो है, ये हाई, ये। अब ये बताओ हवा कहां से कहां चलती है? हाई टू लो या लो टू हाई? हाई टू लो। बढ़िया, इसका मतलब है हवा चलेगी ऐसे। सही है, देखो हाई टू लो, डायरेक्शन देखो सिर्फ, अभी तो सिर्फ डायरेक्शन देखो। क्लियर? अब ये बताओ जरा, फेरल चाचा को याद करो थोड़ा सा। फेरल चाचा याद आए? ठीक है। अच्छा ये हवा ऐसे चलेगी, देखो हाई टू लो चल रही है ना? सही है। अब याद करो किसको? फेरल चाचा को। पहले सारी हवाएं चला देते हैं अपन, है ना? अब ये बताओ, यहां हाई है यहां लो है, तो हवाएं ऐसे चलेंगी, ऐसे। सही है। और यहां साउथ की तरफ। सही है। अच्छा यहां बताओ जल्दी से, हवाएं ऐसे। चलो यहां चला दी। अच्छा यहां बताओ। ठीक है, एक बार चेक कर लो, सारी हवाएं हाई टू लो चल रही हैं, कोई लो टू हाई तो नहीं चल रही है? पक्का ना? अब बताओ फेरल चाचा के नियम। फेरल ने कहा है कि नॉर्थ में हवा घूमेगी राइट और साउथ में घूमेगी लेफ्ट। तो ये नॉर्थ है कि साउथ है? नॉर्थ है। राइट घुमा दो, राइट घुमा दो, राइट घुमा दो। देखो राइट है ना ये राइट घुमा दी। और ये क्या है? साउथ हेमिस्फीयर। कहां घुमाएंगे? लेफ्ट घुमा दो। ये देखो साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट, तो ये हवा घूम गई लेफ्ट। अच्छा ये बताओ, नॉर्थ है ये, तो किधर घूमेगी? राइट। बढ़िया। अच्छा ये बताओ, साउथ है, किधर घूमेगी? देखो लेफ्ट। तुम्हारा लेफ्ट नहीं, हवा का लेफ्ट। तुम अपना लेफ्ट तो नहीं समझ रहे हो? हाँ जी, बढ़िया। अब ये बताओ, यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर है, किधर घूमेगी? सही है। ठीक है, राइट घूम गई। अच्छा यहां पर इधर, ठीक है, इधर घुमा दी। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई ना? चलो तो फिर जल्दी से डिग्री लिख लेते हैं इसकी। ये बताओ, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये बताओ 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये 30 डिग्री नहीं, सॉरी 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ, ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। बढ़िया। ये है 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर? अच्छा ये बताओ, ये है 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ, इसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अरे वाह, शाबाश भाई। इसको बोलो जल्दी से, 60 डिग्री साउथ से 70 डिग्री साउथ, ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और इसी को बोल दो जल्दी से, 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, और इसका नाम बताओ, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। बढ़िया। क्लियर? और ये हैं सारी की सारी हवाएं। ये हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड है, इनको ट्रेड विंड ईस्टर्ली भी कह देते हैं हम, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये ईस्ट से आ रही है। तुम अगर यहां खड़े रहोगे तो तुम्हें ये हवा कहां से आती हुई दिखाई देगी, इसलिए इनको ईस्टर्ली कह देते हैं।
ये है वेस्टर्ली, ठीक है, ये चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर के बीच में, लेकिन ये ऐसा लग रहा है वेस्ट से आ रही हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, बोलो भाई, वेस्टर्ली कह देते हैं। समझ गए ना, वेस्ट से आती हुई वेस्टर्ली, और ये पोल वाली ये क्या कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, ईस्ट से, इनको हम बोलेंगे पोलर ईस्टर्ली। बात क्लियर? अब इनकी डायरेक्शन देख लो एक बार जरा, देखो ट्रेड विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसी है, राइट मुड़ रही, लेकिन डायरेक्शन देखो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और साउथ में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। याद रहेगा ना? अरे इतना तो कर ही सकते हो बच्चों, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम लोग, है ना? ये देखो, ये कैसी हैं, ऐसी, ये कैसी हैं, देखो इस तरीके से कर ले जाओगे ना अभी तो, और ये ऐसे, मुश्किल है क्या? बढ़िया, एक एक करके पढ़े। अच्छा यहीं पे पहले एक चीज समझ लो, हॉर्स लैटिट्यूड, कौन से ऐसे दो बेल्ट है जहां से हवाएं सब अगल बगल चली जा रही हैं, वहां हवा बची नहीं रही, हवा नीचे उतर रही है। देखो यहां की हवा दोनों साइड चली गई, यहां की हवा दोनों साइड चली गई, यहां हवा खत्म है ही नहीं। अब पहले क्या था, मिडवेल टाइम पे जब यहां से जहाज निकला करते थे, जब यहां से जहाज चला करते थे, और अच्छा होता क्या था कि अगर उन्हें ईस्ट से वेस्ट जाना है तो वो इन ट्रेड विंड के बेल्ट में चला करते थे, तो हवा के दबाव से उनके जहाज इस तरफ आ जाते थे। लेकिन जब वापस जाना होता था तो ये लोग इस बेल्ट को पार करके ऊपर जाते थे, लेकिन जैसे ही इनका जहाज यहां पहुंचता था इस बेल्ट के ऊपर, यहां या फिर यहां, हवा खत्म, वर्टिकल हवा लगी नहीं रही, सॉरी हॉरिजेंटल हवा लगी नहीं रही, वर्टिकल हवा ही है, केवल ऊपर से नीचे उतर रही है हवा, तो जहाज सारे रुक गए। अब क्या करेंगे लोग, अब चप्पू चलाएंगे। जहाजों में चप्पू लगे होते थे इमरजेंसी के लिए, बड़े बड़े 50-50, 100-100, 200-200 चप्पू, बड़े बड़े जहाज, व्यापारिक माल भर के ला रहे हैं ये। अब चप्पू चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाज को हल्का करना पड़ेगा, सामान फेंक नहीं सकते, तो ये लोग क्या करते थे, घोड़ों को, जितने भी घोड़े जहाज में होते थे उन सबको समुद्र में कुदा देते थे। आपको पता है घोड़ा एक बहुत अच्छा तैराक होता है, घोड़ा डूबता नहीं है, घोड़ा पूरी की पूरी सेना को पार लगा देता है, तो घोड़ा अच्छा तैराक होता है। तो जैसे ही घोड़े समुद्र में कूदते थे, जहाज का वेट कम हो गया और फिर जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता था। तो इनका नाम ही हॉर्स लैटिट्यूड हो गया। बाद में उन घोड़ों को चढ़ा लेते थे ऊपर, तो इनका नाम ही क्या हो गया, हॉर्स लैटिट्यूड हो गया। ठीक है, तो HH हाई प्रेशर, हॉर्स लैटिट्यूड, याद रहेगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 40 के बीच में होता है हॉर्स लैटिट्यूड, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े क्या? ये देखो ट्रेड विंड बता चुका मैं ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी यहां पे डायरेक्शन बना दी उसकी, ताकि आपको आसानी रहे। ट्रेड विंड क्या है बेटा, कहां से कहां चलेगी, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में। देखो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में चल रही है ना, बढ़िया, ये याद रखना बेटा। ये हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के तरफ आने वाली हवा है। इसके अलावा देखेंगे हम इनकी डायरेक्शन, देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और यहां पर साउथ ईस्ट, सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा लग रहा है जैसे साउथ ईस्ट से आ रही है। और ये जिस जगह पे मिलेंगी, ये जिस जगह पे मिलेंगी उसको हम बोलेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बताओ ये हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं कि नहीं, अंदर की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं कि नहीं, इसलिए हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्वेश्चन आएगा, जहां पर ट्रेड विंड मिले एक दूसरे से उसे हम क्या कहेंगे, ITCZ। ठीक है, बढ़िया। और इनको ट्रेड विंड इसलिए कहते थे क्योंकि मिडवेल टाइम पे जहाजों के लिए, ट्रेडर्स के लिए काफी फायदेमंद होती थी। फेरेल्स लॉ याद है ना? तो ये हवाएं किसके अकॉर्डिंग चलती हैं, फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग चलती हैं। अब एक चीज और सुनना जरा ध्यान से, देखो ऐसे है ना हवाओं की डायरेक्शन, अगर यहां कोई कॉन्टिनेंट आ गया तो कॉन्टिनेंट के किस डायरेक्शन से टकराएंगे, वो ईस्ट से के वेस्ट से। ये कॉन्टिनेंट का वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये हवाएं किधर टकराएंगी, और समुद्र में पानी लेके आई हैं ऑलरेडी है, तो बारिश करेंगी। यही कारण है कि इक्वेटर के आसपास ईस्ट साइड में बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट मिलेंगे तुमको। इक्वेटर डोल्ड्रम जो बेल्ट है उसके जितने भी ईस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट के, वहां सब में बारिश बहुत ज्यादा होती है और
वन कैसे हैं? वर्षा वन है, वहां पे घने जंगल हैं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। तो ये हवाएं जब चलती हैं तो सूखी होती हैं, ड्राई होती हैं, लेकिन क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से आ रही हैं इस वजह से ये मॉइस्चर को गेन कर लेंगी और इक्वेटर के पास इनमें बहुत ज्यादा नमी आ जाएगी। तो देखो लास्ट वाले पॉइंट क्या कह रहे हैं, लास्ट वाले पॉइंट कहते हैं कि ड्राई एंड स्टेबल नियर द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये चल रही हैं वहां से कैसी होती हैं? बहुत ही ड्राई, सूखी और स्टेबल होती हैं, और जैसे ही इक्वेटर पे पहुंचती हैं इनमें नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और टकराएंगी कहां? ईस्टर्न मार्जिन से टकराएंगी। तो बारिश कहां करेंगी? ईस्टर्न मार्जिन में करेंगी। इसलिए इक्वेटर के आसपास जितने भी ईस्टर्न कोस्टल एरिया हैं वहां बारिश ज्यादा होगी और वहां पर रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। ब्राजील, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? बढ़िया। अब आती है वेस्टर्ली, सबको पता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे जा रही है ये? नॉर्थ हेमिस्फीयर में जा रही है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और साउथ हेमिस्फीयर में जा रही है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। देखो देख बना दिया है मैंने ऑलरेडी। और ये चल रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में। केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में कि दोनों हेमिस्फीयर में? दोनों हेमिस्फीयर में। और ये किधर टकराएंगी कॉन्टिनेंट से? वेस्ट में कि ईस्ट में? देखो एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, और अगर यहां पर कोई कॉन्टिनेंट है, अगर कोई जमीन है तो ये जमीन के ईस्ट में टकराएंगी कि वेस्ट में टकराएंगी? बताओ जल्दी से। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो जहां टकराएंगी वहां बारिश करेंगी कि नहीं करेंगी? बताओ। एग्जैक्टली। तो जैसे ट्रेड विंड ने ईस्टर्न साइड बारिश करी थी, हायर लैटिट्यूड में ये जो वेस्टर्लीज हैं ये वेस्टर्न साइड बारिश ज्यादा करेंगी, और इसलिए वेस्ट के साइड वहां फॉरेस्ट मिलेंगे और उसके अपोजिट डेजर्ट मिलेंगे तुमको। फिर आते हैं तुम्हारी स्टॉर्मी लैटिट्यूड्स। अच्छा याद करो, मैंने बताया था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है, ओशियन कम है साउथ के कंपेयर में। तो नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जमीन है 40%, जमीन है 60, जमीन है 40%, ओशियन है 60%, और साउथ हेमिस्फीयर में जमीन है 19% और ओशियन है 81%। बताया था। तो जमीन कम कहां है? साउथ में। हवा तेज कहां चलेंगी? साउथ में, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा कम। इसलिए साउथ में 40, 50 और 60 डिग्री में ये हवाएं इतना तेज चलती हैं, इतना तेज आवाज करती हैं, एकदम साए साए वाली आवाज, बहुत तेज चलती हैं। इसलिए इसमें कहते हैं इसको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s। ठीक है? चीखता 40, प्रचंड 50, दहाड़ता 60, ये नाम दिए जाते हैं इनको। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री साउथ में शहर में होगा सिर्फ, याद रखना। अच्छा, एंशिएंट टाइम पे कहा जाता था कि ये समुद्री लुटेरों की आत्माएं हैं जो मर गए हैं। ये हवाएं बहुत तेज आवाज करती थी, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, ऐसा लगेगा कोई चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एकदम कान से सर सर की आवाज आ रही है, इतनी तेज टकरा रही हैं। और तूफान भी लाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें लाती हैं, जहाज जैसे उछल जाते हैं ऊपर को। तो इन एरियाज में बहुत ही ध्यान रख के चलना होता है। समझ गए? अब आते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड की कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, याद है? 30 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों में। और देखो यहां पर, अच्छा ज्यादातर व्यापार कहां हो रहा है? इन एरिया में हो रहा है, इन एरिया में हो रहा है कि नहीं? तो यहां से जब भी जहाज गुजरा करते थे तो दिक्कत हो जाती थी उनको, इसलिए इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड है 30 से 40 नॉर्थ में भी और साउथ में भी। चलिए अब आते हैं पोलर ईस्टर्ली। ठीक है? अब ईस्टर्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे ईस्ट की तरफ से आ रही है, और ये जहां जहां जाएंगी, पोल से आ रही हैं, ये जहां जहां जाएगी वहां वहां सब कुछ जमा देगी, ठंडा कर देगी, सब कुछ जमा देती है। कोल्ड होती है, ड्राई होती है, ईस्ट से वेस्ट मूव करती है, तो 60 डिग्री के ऊपर, 66.5 डिग्री के ऊपर सब कुछ क्या कर देती है? फ्रोजन कर देती है, जमा देती है। इसलिए यहां ठंडक बहुत होती है, इसलिए यहां पर स्नो कैप्ड एरिया मिलेंगे तुम्हें। ठीक है? नाउ सेकेंडरी विंड, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक विंड। ट्रेड विंड याद रखना, ट्रेड विंड का डायरेक्ट कनेक्शन है सेकेंडरी विंड से, याद रखना इस चीज को। तो सेकेंडरी विंड क्या होती है? अच्छा ट्रेड विंड का उनका देखो जरा, प्राइमरी विंड का देखो, पूरे दुनिया में चल रही है क्या? कोई फिक्स टाइम है इसका कि साल भर चलती है? इसलिए इसको कहते हैं परमानेंट विंड। पूरे धरती के चारों तरफ चल रही है, इसलिए इसको कहते हैं प्लैनेटरी विंड। क्लियर है? ठीक है? ऐसी कुछ हवाएं होती हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर चलती हैं, जो इन्हीं परमानेंट विंड की ही कुछ ब्रांचेस हैं।
इन्हीं परमानेंट विंड की ही कुछ शाखाएं हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पे चलती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलती हैं, इसलिए उन्हें हम सीजनल विंड कह देते हैं या सेकेंडरी विंड कह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? पीरियोडिक विंड भी कह देते हैं क्योंकि हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे आएंगी और कुछ समय के बाद वापस चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इसलिए हम इनको पीरियोडिक विंड भी कह देते हैं। जैसे मॉनसून, एग्जाम्पल समझाऊं? अब सुनना जरा ध्यान से, भारत का नक्शा बनाते हैं पहले अपन लोग। भारत का मैप बनाना आता सभी को? पक्का? चलो ट्राई करो अच्छा मेरे साथ। कुछ कुछ ऐसा ही है भारत, ठीक है। अब ये जमीन है, ध्यान देखना, ये भारत की जमीन है। अब ये है टाइम गर्मियों का, 6 महीने सूरज नॉर्थ की तरफ रहेगा, 6 महीने सूरज साउथ की तरफ रहेगा, तो 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी। ध्यान से सुनना, ये गर्मी का टाइम है, यहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और यहां पर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या है? हाई है। अब बताओ, टेम्परेचर यहां पर हाई हो गया है तो आईटीसीजेड पहुंच गया है कि नहीं? यहां पे आईटीसीजेड यहां पहुंच गया है, यानी डोलड्रम और आईटीसीजेड इस एरिया में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पर बहुत लो प्रेशर अचानक से क्रिएट हो गया, सडन लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ये बताओ जरा, आपको पता है कि सारी की सारी ट्रेड विंड कहां मिलती हैं? तो यहां से आएंगी ट्रेड विंड, आएंगी, यहां तो हिमालय की वजह से आ नहीं पाएंगी, है ना? तो ये ट्रेड विंड कहां जाना चाहिए? इनको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर जमीन है और जमीन की वजह से प्रेशर लो हो गया है, तो जिन ट्रेड विंड्स को जाना था यहां, वो यहां ना जाके यहां तेजी से एंटर करती हैं भारत में, ऐसे तेजी से अंदर एंटर करेंगी। और ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आ रही हैं, इस वजह से इनमें नमी है और यही हवाएं भारत में क्या करेंगी? बारिश करेंगी। तो देखो, हर साल जून में शुरू होती हैं और सितंबर आते 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 खत्म। ठीक है, अब होगा क्या? अब जब उल्टा हो जाएगा, सर्दियां आ गई, यहां प्रेशर हाई, यहां प्रेशर लो, तो यही हवाएं उल्टी चलेंगी। ये प्रेशर बेल्ट किधर चला गया? सीधे। तो ये हवाएं जो आ रही हैं ये नीचे आ जाएंगी उतर के, तो ये हवाएं ऐसे चलने लगेंगी, ऐसे। अब क्योंकि ये हवाएं जमीन से आ रही हैं तो इनमें मॉइस्चर है नहीं है, तो यहां बारिश नहीं करेंगी। लेकिन यही जो नॉर्थ ईस्ट वाली ब्रांच है, ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आएगी, तो यहां तमिलनाडु कोस्ट में क्या करेगी? ये बारिश करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, आई थिंक। ठीक है, तो ये होती है सीजनल विंड। देखो जरा क्या कह रहा है ये सीजनल विंड के लिए। सीजनल विंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मॉनसूनल विंड। ठीक है, मॉनसून क्या है? ये सीजनल विंड का ही एग्जांपल है, और ये रिवर्सल होता है, हर साल आ रहा है, फिर बदल जाता है, फिर आता है, फिर बदल जाता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या? सीजनल विंड। तो गर्मियों में हवा चलेगी समुद्र से जमीन की तरफ, समुद्र से चल रही है मतलब नमी है, हैवी रेनफॉल। और सर्दियों में हवा चलेगी जमीन से समुद्र की तरफ, और जमीन से हवा आ रही है तो नमी नहीं है ना, तो ये रेनफॉल नहीं करेगी। लेकिन याद आया ये वाला ब्रांच आपको, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जा रही है, इसलिए यहां से मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेगी और यहां पर तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है यहां बारिश कर देगी। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट जो पार्ट है वहां पर थोड़ा सा बारिश करेगी, लिमिटेड बारिश करेगी, 3% बारिश करेगी केवल, बस। ठीक है, और ये केवल इंडिया में नहीं है, ये पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे के पूरे साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का फेनोमेना है, जो भी ट्रेड विंड के बेल्ट में आ रहा है। ठीक है, तो समर मॉनसून इंडिया में और इसके पड़ोसी देशों में हैवी रेनफॉल लेके आता है, इसी को हम कह देते हैं सीजनल विंड या मॉनसूनल विंड या सेकेंडरी विंड। नाउ विल डिस्कस अबाउट 2 टॉपिक एंड देन विल फिनिश इट। ठीक है, कौन कौन से? लैंड ब्रीज और सी ब्रीजेस। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। सुनना जरा ध्यान से, स्पर्श भाई देखो, गोवा में बीच में खड़े हैं ऐसे, टाइटैनिक में नहीं ऐसे होता है वो,
उस टाइप से खड़े हैं ऐसे, ठीक है। टाइटैनिक नहीं देखे क्या? डूब गया था क्या? गलती से डूब गया होगा। चलो फोकस करो इधर। अब देखो स्पर्श खड़ा है समुद्र की तरफ मुंह करके, ठीक है। अब दिन में खड़ा है, दिन में जमीन गर्म हो गई तो जमीन का टेम्परेचर हाई, तो समुद्र का टेम्परेचर लो, तो जमीन का प्रेशर लो, समुद्र का प्रेशर हाई। अब समुद्र का प्रेशर हाई है, जमीन का प्रेशर लो है, और हवा चलेगी समुद्र से जमीन की तरफ। तो स्पर्श खड़ा है ऐसे समुद्र की तरफ मुंह करके, तो स्पर्श के चेहरे पे बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही है क्योंकि समुद्र की तरफ से हवा आ रही है। तो ये देखो ए दिख रहा है, ये समुद्र से हवा आ रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सी ब्रीज। क्या कहेंगे बेटा? सी ब्रीज कहेंगे। अब ये चलती है समुद्र से जमीन की तरफ, समझ गए ना। अब रात हो गई, रात में आपको पता है जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, तो जमीन का टेम्परेचर लो हो गया तो प्रेशर हाई, लेकिन समुद्र का टेम्परेचर लो नहीं हुआ इसलिए इसका प्रेशर लो है। टेम्परेचर लो नहीं हुआ, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है। अब हवाएं चलेंगी जमीन से समुद्र की तरफ, तो जमीन से हवा चल रही है इसलिए हम इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। अब इसमें क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है? पूरे साल कोस्टल एरिया वाले लोगों को एक जैसा मौसम फील होता है। क्यों? गर्मियों में जैसे ही यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा लो बनेगा, समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं आके इस गर्मी को बैलेंस कर देंगी, समझ गए ना। और यहां पर जमीन में जैसी ठंड ज्यादा बढ़ेगी, यहां की हवाएं पूरी हीट निकाल के पूरी हीट जो है ट्रांसफर कर देंगी, समझ रहे हो ना। तो समुद्र की हवाएं इधर आ जाएंगी, जमीन की हवाएं इधर चली जाएंगी। इसी वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो मॉडरेट रहते हैं, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडे। इन्हें बोलते हैं हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। इसका ही जस्ट एक फंक्शन होता है, देखो जरा ध्यान से, माउंटेन और वैली ब्रीज। अब होगा क्या? वैली ब्रीज ब्लो अप स्लोप ड्यूरिंग द डे ड्यू टू हीटिंग। अब देखना, सुनना जरा ध्यान से, पहाड़ पत्थर से बना है ना, तो जल्दी गर्म होगा वैली या पहाड़? जब पहाड़ जल्दी गर्म होगा तो पहाड़ की हवा ऊपर उठेगी। तो देखो ये पहाड़ की हवा गर्म होके ऊपर उठी, और वैली है ठंडी तो ठंडी होके हवा नीचे आएगी। तो ये कहलाएगी क्या? ये जो चल रही है ऊपर के तरफ पहाड़ में, ये कहलाएगी माउंटेन ब्रीज। यही है जो पैराग्लाइडर्स को नीचे नहीं गिरने देती है। आपने देखा होगा पैराग्लाइडर्स जैसे घूमते रहते पहाड़ों में, इसी की वजह से दिन में पैराग्लाइड कभी गलती से रात में मत कर लेना, रात में उल्टी जाती है, सीधे तुम्हें ले जाएगी पाताल लोक में, समझ गए ना। इसलिए पैराग्लाइडिंग कब होती है? दिन में होती है। तो ये वैली से माउंटेन की तरफ चल रही है, तो इट इज नॉट माउंटेन ब्रीज, इट इज वैली ब्रीज, याद रखना। अब माउंटेन ब्रीज क्या है? जो माउंटेन से वैली की तरफ आ रही है वो है माउंटेन ब्रीज, समझ रहे हो कि नहीं। अब रात हो गई, पत्थर जल्दी गर्म हुआ तो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन वैली जल्दी ठंडी नहीं हो पाई, इसलिए ठंडी हवा तेजी से पहाड़ के नीचे की तरफ उतरेगी स्पीड। तो अगर तुम रात में वैली में खड़े हुए यहाँ पे, तुमको बहुत ठंडी ठंडी हवा लगेगी, पहाड़ों से आती हुई तेज हवा लगेगी, इसको बोलते हैं हम माउंटेन ब्रीज। ठीक है, बात क्लियर है। और ये कब होगी बेटा? रात में होगी, ठंडक के वजह से। ठीक है, अब इनके वजह से क्या होता है, कुछ सर्कुलेशंस बनते हैं। परमानेंट विंड के सर्कुलेशंस बता रहा हूं मैं, ठीक है, इसके बाद फिर खत्म करेंगे अपन लोग लेक्चर को। कुछ सर्कुलेशंस बनते हैं। अभी इक्वेटर है, ये 30 डिग्री, ये और ये। अब जल्दी से बताओ, हाई प्रेशर लो प्रेशर, यहां प्रेशर क्या है? लो है। यहां प्रेशर क्या है? हाई है। यहां प्रेशर और यहां प्रेशर पक्का? अरे वाह। अब देखो हवा हाई से लो जा रही है कि नहीं? देखो आराम से देखो, हाई से लो जा रही है, हाई से लो जा रही है, देखो। अच्छा मैंने बता दिया इक्वेटर का टेम्परेचर बहुत हाई है। अच्छा टेम्परेचर हाई है तो हवा हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। यहां पर वर्टिकल मूवमेंट बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से यहां पर वर्टिकल क्लाउड बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, समझ रहे हो, स्टॉर्मी क्लाउड बनेंगे, आंधी तूफान लेके आएंगे बहुत ज्यादा। और इसीलिए ट्रोपोपॉज यहां पर ज्यादा ऊंचा होता है। ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई यहां ज्यादा है क्योंकि यहां गर्म हवा ऊपर उठ रही है, और यहां ट्रोपोपॉज कम है पोल्स में क्योंकि ठंडी होकर हवा नीचे जा रही है।
समझ गए? अब क्या बताया था मैंने, गर्म होके हवा ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर, ठंडी होके हवा नीचे जाएगी तो हाई प्रेशर, और यहां गर्म होके ऊपर उठी तो लो प्रेशर, यहां ठंडी होके नीचे गई तो हाई प्रेशर। याद रहेगा? तो कितने सेल बन रहे हैं टोटल? 3 सेल। ठीक है, तो ट्रेड विंड के जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेडलेस सेल। 30 से 0 के बीच में है ये, 30 नॉर्थ 30 साउथ के बीच में हेडलेस सेल। 2 हेडलेस सेल है, एक ये एक उस तरफ साउथ वाला। अच्छा, फेरल सेल क्या है? वेस्टर्ली विंड के जो सेल हैं वो क्या है? फेरल सेल हैं। वो नॉर्थ में भी बनेगा और एक साउथ में बनेगा, वो बनेगा 30 से 60 के बीच में। और पोल के आसपास जो सेल बनता है वो है पोलर सेल, वो बनेगा 60 से 90 के बीच में। तो तीनों सेल समझ में आ गए कि नहीं? बढ़िया, ऑलरेडी देखो। तो हेडलेस सेल क्या होता है? इक्वेटर में हवा ऊपर जा रही है और ट्रोपोपॉज के पास हवा पहुंच के, अच्छा आपको पता हो जाए ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा तो हवा ठंडी होगी, तो नीचे वापस आएगी ना। तो यहां हवा ऊपर जा रही है और ट्रेड विंड इस सेल में चल रही है। सरफेस के पास जो हवा चलती है उसको हम ट्रेड विंड कहते हैं या वेस्टर्ली कहते हैं। सेम दूसरा फेरल सेल। फेरल सेल क्या है? 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री लेटीट्यूड में है। यहां हवा नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है? नीचे जा रही है ना, तो प्रेशर हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा ना। वेरी गुड। तो यहां पर हवा डिफ्लेक्ट होगी ईस्ट के तरफ, एक वेस्टर्ली। ऊपर कह रहे हैं हवा के पास, हवा के पास मतलब जमीन से दूर। अगर आप सरफेस की बात करोगे तो आपको वेस्ट की तरफ चलती हुई दिखेगी, ये वेस्ट से चलती हुई दिखेगी। और किधर चलेगी? ईस्ट की तरफ चलती हुई दिखेगी, यानी इसलिए हम इसको वेस्टर्ली बोलते हैं, मतलब वेस्ट से ईस्ट चलेगी ये। ठीक है। सेम पोलर सेल, ये कैसा होता है? ठंडा, कंपैरेटिवली ठंडा होता है और 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में सब कुछ जमा देता है यहां पर, और यहां पर पोलर डेजर्ट मिलते हैं। यू गॉट इट? तो आज जो बड़ा समझ में आया? कोई डाउट? वेरी गुड। आज के लिए इतना ही काफी क्लास। जय हिंद।